और अब बहुत महत्वपूर्ण एक्ट पे बात करने के लिए आपके सामने रविंद्र जी आ रहे हैं। रविंद्र जी एक अच्छे दिल, एक अच्छे कलाकार के साथ साथ एक बेहतर इंसान है। ललित कला उनका क्षेत्र है, समाज क्षेत्र में वो काम करते हैं। पोस्को एक्ट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि पोस्को एक्ट का दुरुपयोग और सदुपयोग किस स्तर पे होता है, क्या होता है, वो एक अलग संदर्भ में रहेगा। पोस्को एक्ट हम सब के लिए विद्यालय में क्यों महत्वपूर्ण है, रविंद्र जी आइए। रविंद्र जी। सभी साथियों का धन्यवाद पुनः। डॉक्टर विक्रम का धन्यवाद। आप सभी सुन पा रहे हैं अच्छे से? यस सर। जी, थैंक यू। जैसे कि बात आप सभी जानते हैं, पोक्सो एक्ट पे अभी हम चर्चा करेंगे। बहुत लंबी चर्चा नहीं रहेगी। अभी 30 मिनट ही मिले हैं और इससे पहले चर्चा करने से पहले मैं ही आप सबको बताना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें एमटी के तौर पे हमारे जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो हैं पुष्पा खत्री जी को आना था, और किन्हीं कारणों से 26 जनवरी में व्यस्त होने की वजह से अभी वो नहीं आए हैं। तो अकस्मात ये जिम्मेवारी मुझे मिली है, किंतु फिर भी कोशिश रहेगी कि जितनी बढ़िया से बढ़िया चर्चा हो हम लोग करेंगे, और आपके बीच उनका लेक्चर भी हम डाल देंगे। पोक्सो के बारे में जैसा कि लगभग लगभग सभी को पता है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा। और ये 2012 में ही एक्ट बना, अधिनियम बना। और एक्ट और ये तमाम चीजें जो हैं इन पे हम बात कर सकते हैं, इनको हम पढ़ भी सकते हैं, किंतु मैं चाहूंगा कि जो धरातलीय जो सच्चाई है, और क्योंकि हम सब अध्यापक हैं और मैं बीआरपी हूँ इंद्री ब्लॉक में, तो बीआरपी होने के नाते पिछले जो 8 साढ़े 8 साल का जो एक अनुभव रहा फील्ड के दौरान, मैं उसी पे ही बातचीत करना चाहूंगा कि हालांकि एक्ट ये कहता है कि इसमें जो बच्चे की जो परिभाषा दी गई है, सबसे पहले तो कि जो 18 साल से कम उम्र का जो भी व्यक्ति है, इंसान है, तो उसको हमने बच्चा कहा है। ये कानूनन तौर पे चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, जिसकी एज 18 साल पूरी नहीं हुई है वो बच्चा कहलाएगा। और इसमें जो बच्चे की सुरक्षा को लेकर जब बात आती है, तो हमारे जहन में एक बात आती है, जब इस तरह की पोक्सो एक्ट की बात भी आती है कि ये शायद लड़की के लिए होगा, लेकिन इसमें जेंडर इशू नहीं है। इसमें लड़का और लड़की दोनों के लिए समान प्रोटेक्शन की बात कही गई है, इसमें प्रावधान है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और जब हम बात करते हैं विद्यालय स्तर पे, जिस तरह की ये चुनौतियां हमारे सामने रहती हैं, बहुत सारे स्कूल्स में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। हालांकि इस एक्ट में ऐसे प्रावधान है कि भाई इसमें जमानत तक भी नहीं है जब पता चलता है, और बच्चे की बात को सच मान के ही विश्वसनीयता रखा जाता है कि बच्चे ने जो कहा है हम उसको मान के चलते हैं। अगर बच्चा कुछ कहता है कि मेरे साथ छेड़छाड़ हुई है, खासतौर पे बच्चियां है ना, उसमें भी तो ऐसे उदाहरण आमतौर पे आते हैं। और इसमें इसका मिसयूज भी है कई स्तर पे। हालांकि देखो, कोई भी कानून जब बनता है वो जनता की सुरक्षा के लिए बनता है, लेकिन उसके जो मिसयूज होते हैं वो भी साथ में आ जाते हैं। लोग अपने निजी हितों के लिए या अपने फायदे के लिए कई बार उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो इस तरह के जो एक्ट हैं, खासतौर पे पॉक्सो की जब हम बात कर रहे हैं, ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। कई ब्लॉक्स में ऐसा हुआ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा कहीं का भी, है ना। इंद्री के स्कूल में ऐसा हुआ आमतौर पे कि भाई किसी छोटी बच्चे ने कहा कि भाई मेरे साथ ऐसा हुआ है, और वो प्रूव नहीं कर पाए। जब बच्चा कहता है तो ये मान के चला जाता है कि भाई उसके साथ ऐसा ऑफेंस हुआ है, किंतु ये जो सामने वाला जिसको अपराधी के तौर पे देखा जा रहा है, अभी जो साबित भी नहीं हुआ है, उसको खुद साबित करना होता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है। तो इसमें जो विक्टिम है वो बड़ी असमंजस में रहता है, अगर वो वाकई निर्दोष है तो, है ना। क्योंकि अपनी निर्दोष होने के जो साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, जो तमाम चीजें हैं, वो उसको खुद इकट्ठी करनी है। और ऐसी परिस्थिति में द्वंद्वात्मक स्थिति बन जाती है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी इंसान के लिए, है ना। तो उस स्थिति में वो एक जीवन संघर्ष के बीच फंस जाता है। तो मैं जो ये बीच के असमंजस वाली जो स्थिति बनती है, खास तौर पे जब हमारे टीचर से जब बात होती है, फील्ड में बहुत जगहों पे ऐसी चीजें आई हैं। फील्ड के दौरान की ये घटना है जहाँ पे एक बच्ची से बातचीत हुई, और खास तौर पे जब हम बच्चों की बात करते हैं, ऐसे जो बच्चे हैं ना, वो अलग से दिखाई देते हैं जिनके साथ ऐसे अपराध हो रहे हों। अगर आप देखेंगे कि सामान्य तौर पे एक बच्चे का अगर बिहेव चेंज हो जाता है क्लास में, क्योंकि हम लगातार अपने बच्चों को देख रहे होते हैं, जैसे सीसी में हम चेक करते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग रहती है टीचर की, उनके अभिभावक के बाद
मतलब टीचर ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास बच्चे सबसे ज्यादा विश्वसनीय तौर पे आते हैं और रहते हैं, ज्यादा से ज्यादा समय अपने विद्यालय में बिताते हैं। तो और ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाती है। तो हम अपने बच्चों को रोज देखते हैं जो विद्यालय में आते हैं, कौन बच्चा उछल कूद कर रहा है, कौन शांत भाव का है, स्वभाव का है ना, कौन बहुत हिचकिचाता है। तो वो अगर वो अपनी प्रवृत्ति से जो उसका जो स्टाइल है उससे हट के कुछ बिहेव करता है, तो हमें हमें देखना चाहिए कि ऐसा क्यों है, उसके कारणों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आमतौर पे जिन बच्चों के साथ ऐसे अपराध होते हैं, और इसमें भी एक बड़ी बात यह है कि जो अपराधी होते हैं वो कोई दूर के नहीं होते हैं। जो आंकड़े बताते हैं इसमें लगभग 50% से जो ऊपर का आंकड़ा है, एग्जैक्ट मुझे नहीं है अभी मालूम, लेकिन ये है कि जो 50% से ऊपर का जो आंकड़ा है उसमें जो बच्चे हैं उनके रिलेटिव्स ही होते हैं, उनके जानकार लोग होते हैं जो अपराधी होते हैं, जो इस तरह की चीजों को अंजाम देते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि वो बच्चा है और वो मानसिक द्वंद्व में रहता है, वो अपनी अभिव्यक्ति भी नहीं कर पाता, है ना। घर में अगर वो किसी तरीके से कहने की बात करता है, वो क्योंकि बच्चा सीधे तौर पे नहीं कह पाएगा, एक तो वो आत्मविश्वास नहीं है उसके पास, है ना, बच्चे के पास कि वो सीधे सीधे कहे, उसके उसके मन में बहुत सारे डर भी हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी एक घटना हुई कहीं पे, एक बच्ची ने कहा, वो +1 की गुड़िया थी, किसी और डिस्ट्रिक्ट की बात है, तो किसी टीचर ने मुझसे वो साझा की कि मैं आत्महत्या करना चाहती हूँ। तो टीचर ने पूछा कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो उसने जब बताया कि भाई कोई उनके पड़ोस से कोई उनका रिलेटिव आता है और वो मतलब छेड़छाड़ की कोशिश करता है। तो जब उसने टीचर ने उनसे पूछा कि भाई फिर आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताया। बात यह है कि जो एजुकेशनल बैकवर्ड ब्लॉक है जहाँ पे वो स्कूल है, और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हम अपने घर वालों को कहते हैं तो इस बात का बहुत डर है। उस बच्ची ने कहा कि हमारे गांव में पहले भी एक आध ऐसी घटना हुई है, अगर बच्ची ने बताया ना तो उसी को डांट के ना शादी कर देते हैं जल्द से जल्द। तो वो इस असमंजस में थी गुड़िया की, वो बताया जाए या ना बताया जाए। तो ऐसे संवेदनशील माहौल में बच्चे का एक तो आत्मविश्वास नहीं बनता है ना। तो वो टीचर की जिम्मेवारी बनती है कि हम पूछें और वो उसकी काउंसलिंग करें। बच्चा उछल कूद नहीं कर रहा है, जैसे मैंने कहा है, बच्चा सोया सोया रहता है, उसका ध्यान नहीं है ना। और तमाम चीजें, अगर वो डर के उठता है, अगर घर वाले कहते हैं, अपनी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रहा है, तो ये सामान्य सी चीजें हैं, है ना। और टीचर सोचता है कि भाई ये बच्चे का बिहेव अचानक चेंज हो गया। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं फील्ड की। बहुत सारे साथी जो हैं उन्होंने बातचीत भी की, और फील्ड के दौरान बच्चों से ही बात हुई। मैंने जब की ना उनसे दोस्त के तौर पे जब की, बच्चे से जब बात की, तो इसका एक जो सबसे बड़ा जो बुरा जो इफेक्ट पड़ता है बच्चे की जो मानसिक स्थिति पे, वो भविष्य में जब बच्चे को ही राष्ट्र का निर्माता बनना है, और अगर जब वो उसकी नींव जब तैयार हो रही है, खासतौर पे जो छोटे बच्चे हैं, अगर मैं बात करूँ एलिमेंट्री एजुकेशन की, जब उनके साथ ऐसा होता है तो विकार आ जाता है मानसिक, है ना। तो वो एक स्वस्थ मानसिकता का एक स्वच्छंद जो व्यक्तित्व जो होना चाहिए समाज में, उस तरह का विकास नहीं हो पाता है बच्चे का। तो वो मानसिक कुरीतियों के साथ आता है, और एक अलग तरह का प्रभाव रहता है या डर रहता है ना। तमाम चीजों के साथ बच्चे ऐसे माहौल में वो बढ़ते हैं, और वो मतलब उनका जो सर्वांगीण विकास है वो उसमें अवरोध पैदा होता है ऐसी घटनाओं से। दूसरी बात यह है कि अगर अध्यापक के तौर पर कहा जाए, तो हमारे अध्यापक कई जगह पे ऐसी चीजें आई भी हैं सामने, और जब अध्यापक साथियों से बातचीत होती है तो अध्यापक साथियों को भी ये चिंता रहती है कि भाई हमें इसी गांव में रहना है। वो इसी गांव में रहने का मतलब ये है कि मान लो कोई करनाल डिस्ट्रिक्ट में जॉब कर रहा है, वो रहने वाला सोनीपत का है या जींद का है ना, या अंबाला का रहने वाला है, तो कहता मैं तो भाई मैं यहाँ आता हूँ। दूसरा डर ये भी रहता है कि बच्चा आज तो हाँ कर रहा है, इनकेस बच्चा मान लो बाद में ही मना कर जाए इस घटना के लिए, और वो कह दे कि रिफ्यूज कर सकता है। तो ऐसे में जो है कि देखो, हालांकि मैडम जब आए थे पुष्पा खत्री जी, उनका भी है वक्तव्य, हम डालेंगे। लेकिन उसमें जो सजा का प्रावधान रहता है ना। सामने वाला जो, क्योंकि इसमें फाल्स की जो बात है ना, झूठी रिपोर्टिंग में सजा होती है। जब फाल्स रिपोर्ट देते हैं तो उसकी सजा है इसमें। और मतलब इसमें हालांकि कहते हैं कि भाई इसमें
जो अपराधी को जमानत भी नहीं मिलती है, लेकिन अगर एक एक बिंदु इसमें ये भी है कि सजा में भी छूट मिल जाती है एक एक स्तर पे। अगर जो बयान देता है, जो बच्चा जब बयान देता है, अगर वो बयान में अपनी त्रुटि कर जाता है, और ये मामला है कि भाई जैसे कहते हैं प्रेम प्रसंग का मामला लगता है ना, स्कूल स्तर पे इस तरह का, और कुछ उसके एविडेंस भी हों, जिसको विक्टिम समझा जा रहा है, खासतौर पे जैसे बच्चे और बच्चियों की कोई घटना से आ जाती है, तो उसमें एक प्रावधान भी है, अगर वो उसके पास साक्ष्य हो तो। अन्यथा इसमें 6 महीने की जेल है, 10 साल की जेल भी है अगर सेक्सुअल हरासमेंट है ना। तो और उम्र कैद की भी सजा का प्रावधान इसमें है। तो इसमें ये तमाम चीजें तो हैं। एक बात ये भी है कि अगर जब हमें ऐसी किसी घटना का जब पता चलता है, अवेयरनेस वाली बात ये कि जब ऐसी किसी घटना का पता चलता है कि बच्चे के साथ छेड़छाड़ हो रही है, या बच्चे के साथ उसका फिजिकल हरासमेंट किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में ये है कि अगर हमें पता चलता है और हम उसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं, सबसे बड़ी बात है, उसकी रिपोर्टिंग जब नहीं कर रहे थे, वो हम भी उसमें अपराधी माने जाते हैं। क्योंकि उसकी जब हमें पता चल गया है, तो उसकी जो है उसकी जानकारी देना, स्पेशल पुलिस के जो है जेवलिन पुलिस सेल होते हैं, उसको देना जानकारी, तो वो मतलब कर्तव्य बन जाता है हमारा, वो हमें देनी ही चाहिए, है ना। आगे की जो कार्रवाई है, और उसमें जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसमें भी बड़ी संवेदनशीलता और गंभीरता से लेने के लिए कहा गया, इस तरह के जो मुद्दे हैं कि वो शादी वर्दी में आए, है ना, बच्चे की जो वो है उसकी जो अ, जो उसका परिचय है, जो उसको मतलब हिडन में ही रखा जाएगा, है ना। बच्चे से फालतू के सवाल नहीं किए जाएंगे, क्योंकि उसको मानसिक प्रताड़ना भी ना हो, बच्चे को ऐसा ना लगे, बच्चा डरे भी ना। स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है ना। और इसमें 1 साल तक मैक्सिमम जो है वो किसी भी जो इस तरह का जो अपराध हुआ है उसमें 1 साल तक का जो ट्रायल है उसका समय रहता है, और 1 साल के भीतर ही उसका हमें परिणाम देना होता है, जो कोर्ट है ना। जिस जिस भी वो मुकाम पे पहुंचता है, अपराधी को दोषी करार देगा या उसको दोषी न करार देने वाली बात है। तो ये तमाम चीजें इसमें रहती हैं। किसी साथी का ना माइक ऑन है बीच में, तो एक अध्यापक के तौर पे ये है कि भाई जब हम बड़े बच्चों की बात करते हैं, अभी भी एक मामला हुआ किसी स्कूल में कि एक बच्ची जो है वो, हालांकि वो पढ़ने वाली बच्ची थी और बहुत होशियार बच्ची थी, अभी एक ब्लॉक की बात है अपनी डिस्ट्रिक्ट के, और वो बच्ची ने कभी अपने शहर का बस स्टैंड तक भी नहीं देखा है। तो लेकिन वो किसी तरह से वो बस स्टैंड पहुंच जाती है, और वो वहां से मतलब किसी साथी के साथ, वो किसी किसी के साथ भी कहीं भी गई, कुछ पता नहीं चला, और वो बच्ची गायब हो जाती है स्कूल की छुट्टी के बाद। लेकिन उसमें हमारे बहुत सारे अध्यापकों पे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है कि भाई ये मोटिवेट करते थे, है ना। और क्योंकि वो बच्ची का जो सुनने में है कि वो घर से प्रताड़ित भी थी, उसके जो मानसिक हालात थे ठीक नहीं थे, जो उसके साथ जो व्यवहार होता था वो एक मानवीय बिहेव नहीं था। और इसी तरह का जो बिहेव रहता है, खासतौर पे इस तरह की चीजें भी जो है ना, बच्चे जो हैं जो गलत दिशा में चले जाते हैं, जो सुरक्षा की जो बात हम कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को सिर्फ ये नहीं कि भाई कोई इस तरह का कोई अपराध हो, खासतौर पे ये भी मोटिवेशन की जरूरत है कि भाई आप किसी गलत दिशा में ना जाएं, है ना। कि बच्चा इस बात को समझ पाए कि भाई अगर मैं अपने माता पिता या अपने समाज के जो एक ये जो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, है ना, बिना मतलब के किसी के साथ वो निकल जाता है छोड़ के किसी विश्वास पे, है, और वो गलत है, मतलब इस तरीके का। हालांकि वो बच्चा ही है, 18 साल से कम है, लेकिन जिस तरह के भी उसमें बहकावे में फुसलावे में वो आके चला जाता है घर से, और एक दुनिया का वो जो सपन लेके चला गया, हालांकि उसका जीवन बर्बाद होना है उसमें, और कुछ नहीं है। तो इस तरह की मोटिवेशन भी दें। इसमें एक मतलब बुरी नजर से देखना भी अपराध की कैटेगरी में आता है ना। किसी तरह के गलत इशारे करना, चाहे वो छोटा बच्चा है चाहे वो बड़ा बच्चा है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, जो बच्चे की समझ में आ जाए, है ना। गलत तरीके से उसको छूना, कोई गलत अपने फोन पे या किसी लैपटॉप पे या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मैसेज करना, और या फिर उनको कोई गलत चित्र दिखाना, है ना, या पोर्नोग्राफी जिस तरह का ये है, इस तरह की चीजें दिखाना, तो वो भी आपराधिक उसमें आते हैं। और इवन देन ये भी है,
जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, मैं एक पॉइंट कहता हूँ, जब पंचकुला में भी ये ट्रेनिंग हुई उसी दौरान ये बात है, और वैसे भी है। अगर कोई भी है, चाहे वो अध्यापक है, समाज का कोई भी व्यक्ति अपने फोन पे इस तरह की चीजें देखता है, हमें रिपोर्ट करना चाहिए अगर वो आती भी है कहीं से, है ना, या आपके फेसबुक पे आती हैं या और चीजों पे आती है, तो हमें उसको रिपोर्ट करना चाहिए जिस भी कैटेगरी में आती है, और उसको तुरंत बंद करना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है, स्मार्टफोन की दुनिया में ये तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और जो आंकड़े बताते हैं विभाग और ये तमाम चीजें, एक नजर रहती है सरकार की, है ना। तो इन चीजों से हमें बचना चाहिए। बल्कि मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, फिर आप कहेंगे कि मैं खुलासा नहीं करना चाहता इस चीज का। एक अध्यापक ही रहे और वो साइकोलॉजिकल काफी परेशान रहे, और इस तरह की प्रवृत्ति उनमें रही, जो डेवलप हो गई। लेकिन इस बात पीजीआई के जो साइकोलॉजिस्ट भी थे वो उनको ठीक नहीं कर पाए, और अंततः उन्हें मतलब आत्महत्या करनी पड़ी। मतलब वो समाज के और वो द्वंद में जीते रहे कि मैं एक अध्यापक हूँ, और ये तमाम चीजें। तो ये इस तरह की चीजों में, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है, जो भी है, क्योंकि हम तो भविष्य के निर्माता हैं, और मुझे नहीं लगता कि समाज का कोई भी जो पक्ष है वो एक अध्यापक से अछूता रह जाता है, क्योंकि अध्यापक एक ऐसा चरित्र है समाज के अंदर, जो राष्ट्र का निर्माण करता है। अब भले ही हमें फैसिलिटेटर कह दिया गया है फिलहाल, आज के दिन फैसिलिटेट करने का मतलब यही है कि अगर एक गीली मिट्टी की जो परिस्थितियां होती है ना, कि उसको कितना उसमें पानी डालना है ना, क्योंकि सर ने कहा मैं फाइन आर्ट्स का स्टूडेंट भी हूँ, तो वो कि उसमें लोच रहे, उसको अगर मोड़ के देखते हैं कोयल बना के, एक बत्ती बना के मिट्टी की, आपने देखा होगा, अगर वो टूट जाती है तो इसका मतलब उसमें लोच नहीं है। तो हमें ये देखने की बात है कि हम ऐसे व्यक्तित्वों का विकास करें जो भविष्य में सारी तरह की चीजें समझें, है ना, गलत क्या है ठीक क्या है। और सबसे पहले इनिशिएटिव वाली बात है, क्योंकि इस तरह के जो अपराध होते हैं उसमें ना कोई सामने नहीं आता है। जो मैं एक बात कर रहा था कि एक स्कूल का ही उदाहरण है, जब मैं फील्ड में गया हुआ था तो एक बच्ची बड़ी बुझी बुझी सी थी, और पता चला कि उसके पिताजी लड़के गए, झगड़ के गए स्कूल में, और उसको बच्ची को ले गए। तो उस स्कूल में पहले ही संख्या कम थी, 8वीं क्लास की बच्ची थी। तो मैंने कहा बच्चे तो 7-8 थे और इसमें भी गायब हैं, पूरे लोकल यहीं से तो आते हैं। बोले जी, हेडमास्टर साहब कहने लगे कि भी उसके पिताजी लड़के गए, और हमने कहा कोई आएगा, कोई अधिकारी अभी ऑफिस से आएगा तो हम मिलवा देंगे। तो मैंने तुरंत कहा कि भाई आप उनको बुला लो। तो टीचर ने कहा कि भाई अगर आपको बुलाते हैं तो उन्होंने शराब पी रखी है और आपके साथ बवाल होगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उनको बुला लिया गया और उनसे बातचीत हुई, मैंने उनको बैठने का आग्रह किया, उनके पिताजी को बच्ची साथ में थी। तो वो शराबी कहने लगा कि मैंने कहा अपनी समस्याएं सुनाओ, पानी पियो, चाय लोगे, वो उसके साथ थोड़ा सॉफ्ट बिहेव किया। तो वो लाइन पे आ गया कि बहुत खराब हो रहा है यहाँ स्कूल में। क्या हो रहा है भाई खराब? बोला कि ये देखो लड़के लड़कियां। मैंने कहा को ऐड है ना। तो अगर आपको लड़कियों वाले स्कूल में पढ़ना है तो आपको हम सर्टिफिकेट दिलवा देते, तो लड़की वाले स्कूल में करवा देना। बोला नहीं नहीं नहीं, मैं भी यहीं से पढ़ा हूं, मैं फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर उसने कहा कि बच्ची घर से जल्दी आ जाती है। मैंने कहा कितनी जल्दी आ जाती है? बोला 15 मिनट पहले ही। मैं कोई बात नहीं, आपकी समस्या और बताओ। भाई बच्ची को तो पढ़ाना चाहते हो? कहता हाँ पढ़ाना तो चाहता हूँ। तो फिर तुरंत ही वो उसको मैंने फिर भेज दिया। वो मैंने कहा बच्ची से भी बात कर लेना, वो लेट आती है जल्दी आती है तो हम उसको समझा देते हैं। बोला ठीक है। तो तुरंत बाद जब बच्ची से बात हुई, और बच्ची से जब बात हुई तो मैंने कहा कि आपका कोई क्लास में से जो आपकी सहेली है या जो भी है भी उसको साथ में ले लो। फिर उनका जो मुख्याध्यापक था उनसे बात की कि बच्चे से हम बातचीत करना चाह रहे हैं, और उनका जो ऑफिस था उसमें बैठ के बातचीत की। और ये भी नहीं है कि भाई क्या हुआ क्या है, वो तमाम मतलब उसको काउंसलिंग की उसकी, और तो बच्ची ने माना कि उसका पिताजी जो शराबी था ना वही उसको सेक्सुअली हरास कर रहा था। और तुरंत फिर ये जब हेडमास्टर को भी पता चली, बच्ची ने हाँ की, और दूसरी बच्ची को भी कहा गया कि भी इस बात का खुलासा नहीं करना। फिर एक मैडम को शामिल करते हुए, और ये बात उसकी माँ को बुलाया गया अगले दिन, उन्होंने फिर बातचीत करी। तो माँ ने ही कहा कि भले ही भाई ये कभी भी आए लेने, इसको बच्ची के को इसके साथ नहीं भेजना है ना। तो इस तरह की घटनाएं हैं, लेकिन वो ये है, अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि माँ भी ये कहने लगी कि भाई समाज में क्या रेपुटेशन रह जाएगी, है ना, ये तो शराबी है, इसका तो हाल ही यही है ना। तो फिर यही है कि भाई बच्ची का तो भविष्य है पड़ा हुआ है सारा का सारा, बाप तो शराबी है और दारू पी के कहीं भी पड़ा रहता है।
है ना, इसका तो जीवन ही बर्बाद हो गया, लेकिन बच्ची का भी हो जाएगा। तो बड़ी संवेदनशील और बड़ी संगीन परिस्थितियां पैदा हो गई कि भाई ऐसे में क्या करें, क्या किसी को कहें, ना कहें, और उसको अपराधी को सजा मिले, क्योंकि अपराधी भी बाप है और उसी घर में भी रहना है ना, फिर बच्ची क्या बाहर रहने के लिए राजी है। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, द्वंदात्मक स्थिति पैदा हो जाती है। घर वाले निर्णय नहीं ले पा रहे होते हैं कि भाई हाँ इसकी सजा होनी चाहिए इसको, और वहां पे अध्यापक भी नहीं कोई निर्णय ले पा रहा होता। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं सामने आती हैं, साथियों ने देखा भी होगा। झूठ तो चलो कई जगह पे लगाते हैं, लेकिन जब सच भी है ना, तब भी वो पहल नहीं होती। तो मैं यही चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि देखो जब कानून जब बनाया है ना, कानून के तौर पे तो क्योंकि हमारी प्रोटेक्शन के लिए ही सभी कानून है। तो क्योंकि हम अवेयर हैं, टीचर्स हैं, मैं यही चाहूंगा कि भाई बच्चे की काउंसलिंग हो, और वो आप सूचना के तौर पे दें कि भाई अगर आपको ऐसा लगता भी है ना, उसमें भी आप कह सकते हो, है ना। जो चाइल्ड हेल्पलाइन का जो नंबर है, या 112 जो नंबर है, तुरंत अगर कोई ऐसी घटना होती है, तो इस तरीके की जो चीजें हैं आप उसको सूचित कर दें कि भाई हमें इस तरह की चीजों का संदेह है। क्योंकि फिर वो क्या करते हैं, उनका जो साइकोलॉजी के जो काउंसलर रहते हैं, वो अपने काउंसलर लेके आ जाएंगे बच्चे से बातचीत करके, और वो चीजें अगर खुलती है तो वो फिर हमारे पे भी बात नहीं आती, समझ रहे हो, है ना। सीधे सीधे ना कहते हुए हम, अगर हमें ऐसा लगता भी है ना कि किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, इसका बिहेव चेंज है, तो आप तब भी उसकी आशंका जता सकते हो, है ना। तो ये तमाम चीजें हैं, और इसमें बहुत सारी चीजें हैं आगे, इसके अलग अलग डिवाइड किए गए हैं ना। इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, लगभग 40 धाराएं आती है इसमें। और एक जे एक्ट है इसी में ही, जो बच्चों के पूरा बचपन बचाने के लिए जो भी तमाम चीजें, जो भी बुनियादी जो एक्ट हैं, धारा मतलब धाराएं हैं, है ना, और जो उसकी सजा है और उसके जो प्रावधान है, वो बड़ी लंबी बात हो जाती है। तो मैं यही चाहूंगा कि कोई साथी अगर इस तरह का अनुभव है, वो सभी के साथ साझा करे, क्योंकि एक व्यक्ति का अनुभव यहाँ प्लेटफॉर्म पे, अभी हमारे पास 86 टीचर्स हैं, वो सभी के साथ साझा हो जाएगा, है ना। प्रश्न मैं नहीं लूंगा, मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि प्रश्नों का जवाब ढूंढना चाहिए। जो प्रश्न है ढूंढेंगे तो जानेंगे भी, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई जवाब नहीं होगा, थोड़ा बहुत जितना मेरे को आता होगा मैं कोशिश करूंगा, लेकिन हम खुद ढूंढेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो कोई भी साथी अपना ऐसा अनुभव है, ऐसी कोई स्थिति बनी है, परिस्थिति बनी है, तो वो जरूर साझा करे। तो हाँ जी, हाँ जी, दीपक जी बोल रहे हैं। दीपक जी कहाँ से हैं सर, हाँ, बताइए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। मैं GATE गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल से हूँ सर, इकोनॉमिक्स लेक्चर। जी जी, हाँ जी, सर मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जी जी जी, जैसा अभी आपने बताया, एक्चुअली वेलकम। मैं जब पिछले स्कूल में जहाँ मेरी पोस्टिंग थी, जी वहाँ एक लड़की ने कंप्लेंट की कि कुछ आते जाते वक्त कुछ लोग उसको परेशान करते हैं, जी लड़के जी, को ही। हाँ जी, हाँ जी, तो हमने इस बात को देखते हुए स्कूल ने, मतलब टीचर्स ने मिलके हम्म, पुलिस को कॉल किया। जी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया हमने, जी, पर उन्होंने हमारी कोई बात नहीं सुनी। वो कहते हैं कि जब तक बच्ची नहीं कहेगी तब तक हम नहीं आएंगे। नहीं, हाँ चलो, अच्छा, हाँ ठीक ठीक है वो। हाँ, और वो जब उसके बावजूद फिर हमने बच्ची से कहलाया, वो आ गए, पर हम्म, उन्होंने आके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि बच्ची कुछ नहीं कर पाई, और वो मतलब प्रेशर में आ गई पुलिस को देख के। और वो मतलब उसको, मैं ये समझता हूँ कि वो जो जस्टिस को मिलना चाहिए था, बच्ची को नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की उसको इस मामले में। जी, अब बिल्कुल सही कहा उन्होंने कहा आपने। कि भाई बच्चा जो है वो हमारे सामने कुछ नहीं कह रहा और आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई कुछ बात। जी जी, बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब ममता सौदा जी पंचकुला में थे और ये तमाम बातें हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए जो स्पेशल पुलिस जो सेल बना हुआ है ना, आप महिला पुलिस को अगर करते हैं तो निसंदेह उसमें थोड़ा सा संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। इस तरह का अनुभव मेरा पर्सनल भी है, मैं वो खैर शेयर नहीं करूंगा। ये इस जी तरह की परिस्थितियां बनती हैं, अगर हम लोकल पुलिस को फोन करते हैं ना, 112 पे, जी या सर। सीधे सीधे 100 नंबर पे करते हैं, तो क्योंकि वो ऑन ड्यूटी होते हैं और अपनी वर्दी में ही होते हैं, और वो मतलब जी इस सर। तरीके का ये रहता है कि भाई सेवा सुरक्षा सहयोग वाली जो एक जो लोगो है, उसमें मुझे बोलते हुए कहीं भी मतलब डर नहीं है और कोई संदेह भी नहीं है, वो उस पर खरे नहीं उतर पाते हैं। इस तरह के अनुभव पर्सनल भी हैं। और ये ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा हो जाता है वो, कि बच्चा डर जाता है और वो कह भी नहीं पाता। लेकिन इसमें जो बात है, जो हमारे मुख्याध्यापक हैं या जो प्रिंसिपल हैं, अगर ऐसी कोई जी संवेदनशील परिस्थितियां है, रास्ता है कोई ऐसा, है ना, वहां पे राइडर्स का प्रावधान हो सकता है, अगर लोकल थाने में लिखित में दिया जाए, है ना, कोई पीसीआर का प्रावधान हो जाता है भाई इतने जी बजे से इतने बजे,
तो वो उसका है। ओके सर। और अगर नहीं होता तो फिर आप हमें भी कहीं, अगर कुरुक्षेत्र यहाँ पे करनाल डिस्ट्रिक्ट में अगर जरूरत है तो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और मतलब पुलिस विभाग से गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे रहे शामिल इसमें, और अभी आगे भी रहेंगे, है ना। और अभी आपसे जो मुखातिब होंगे मेरे बाद वो भी जज साहबान है, मैडम है। तो प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ है निसंदेह। अब डरने की बात भी नहीं है, आप अपनी बात को थैंक यू निसंकोच कह सर। सकते हैं, निसंदेह। अभी किसी ने कहा है ओके सर सर। टीचर्स की थैंक यू। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हमें क्या करना चाहिए। देखिए टीचर्स को आमतौर पे क्या है कि भाई जागरूक माना जाता है, और हम होते भी हैं। अगर हम व्यक्तिवादी नहीं है, और इस बात को ये मान के चलते हैं कि हमें वाकई अपना रोल निभाना है, तो हमें उसकी सूचना देनी चाहिए, है ना। टेलीफोनिकली दे दें, संदेह व्यक्त करना चाहिए जैसे मैंने कहा है, वो बाकी बात की बात है। मतलब लेकिन अगर संदेह व्यक्त कर रहे हैं उसमें कोई सजा नहीं है हमारे पे, क्योंकि हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं ना। अगर एविडेंस है तो और अच्छी बात है। और कोई साथी। देखो स्कूलों में ना एक एक सेल भी है, इस तरह की चीजें भी होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ अगर गर्ल्स स्कूल हैं या कोएड हैं, आमतौर पे धारणा ये भी देखी है मैंने, मुझे बड़ा शर्म आती है कहते हुए ये बात यहाँ पे इस मंच से, कि जब हम कोएड में जाते हैं, कई बार ऐसे स्कूल भी हैं कि हमारे जो मुख्याध्यापक अध्यापिकाएं कई जगह पे हैं, उन्हीं की जो स्वच्छ मानसिकता जो होनी चाहिए, वो सेक्शन ही अलग बना रखे हैं लड़कों को और लड़कियों के। जब को एजुकेशन है तो एक दूसरे को जानने का मौका ही नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, साथ में रहेगा। वो एक दूसरे के दुख और दर्द को समझेगा, है ना। तमाम तरह की परिस्थितियां, हम घरों में भी तो सभी इकट्ठा ही रहते हैं ना। वहां पे हमारी माँ भी है, बहन भी है ना। तमाम रिश्तों में हम बंधे हैं, और हम सभी चीजों को, मतलब जब एक समुदाय में रहते हैं तो हम जान पाते हैं, तो और उससे और ज्यादा जानने का मौका मिलता है। तो इस तरह से जैसे अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, और ये मतलब एक अच्छा काम नहीं है। तो इस तरह की चीजें अगर कहीं पे हैं किसी साथी के स्कूल में, तो वो भी तोड़नी चाहिए ये धारणाएं, मैं जो कहना चाह रहा हूँ। तो और कोई साथी, क्योंकि 2 मिनट के बाद अगले जो वक्ता रहेंगे मैडम, ऑनरेबल जज साहब जो हैं, वो हमारे साथ मुखातिब होंगे। और मैं चाहूंगा कि अगर किसी साथी का कोई और आप कोई एक्सपीरियंस है और वो शेयर करना चाहते हैं तो जरूर करें, क्योंकि देखो यहाँ पे ना आप एक व्यक्ति के साथ साझा नहीं हो रहा, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अपनी बात को, और इससे मोटिवेशन भी मिलता है, इससे मोटिवेशन मिलता है। मैं ये जो कहने जा रहा था कि ऐसा कोई बॉक्स लगाया जा सकता है जिसमें लिखित में बच्चे अपनी जो शिकायत है वो डाल सकें, है ना। फिर हम ये भी कह देते हैं कि भाई बच्चे झूठी शिकायतें करेंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है ना। और एक कमेटी बनाई जाती है जीएस कैश के नाम से, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट। तो इस तरह की कोई कमेटी भी होनी चाहिए स्कूल लेवल पे, जिसमें आपके मुख्याध्यापक मुख्याध्यापिका हो और तमाम जो और मेंबर्स उसमें जोड़े जाएं, ताकि इस तरह की जो चीजें हैं, संवेदनशील जो बातें हैं, उसको एक स्तर पे। और बात ये भी है कि छोटा सा भी कोई मुद्दा होता है ना, तो हालांकि ठीक है, सामाजिक घटनाएं हैं, समाज में अच्छाई भी है बुराई भी है, उसको संवेदनशीलता से न लेते हुए ना, ऐसे जैसे पुलिस वाले की जैसे भी बात आई कि वो सीधे उछाल देते हैं और डरा देते हैं, धमका देते हैं। बीइंग अ टीचर और एक संवेदनशील व्यक्तित्व होने के नाते हमें उस मामले को, क्योंकि हर किसी का अपना एक पॉजिटिव ईगो है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो प्राइमरी स्तर का बच्चा है, चाहे वो बड़े स्तर का बच्चा है। तो हमें उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका ध्यान, उसकी कदर रखते हुए, है ना, उससे एक संवेदनशील तरीके से बातचीत करनी चाहिए और उसको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि एक अच्छी दिशा मिले और वो बहकावे में ना आए। और अगर इस तरह का कोई अपराध उनके साथ हो रहा है, और इसमें एक चीज ये भी है जो मैं भूल गया थोड़ा सा, अगर अपराध बच्चे के साथ 5 साल पहले भी हुआ है ना, और बच्चा अब उसकी शिकायत करना चाहता है, 10 साल पहले भी हुआ है और वो शिकायत करना चाहता है, तो वो फ्री है। मतलब 18 साल कंप्लीट करने से पहले अगर उसको 3 साल में कोई प्रताड़ित हुआ, 5 में हुआ, 6 में हुआ, और वो अब उसकी उसकी शिकायत करना चाहता है, तो बच्चा उसकी शिकायत कर सकता है। तो उसको उसको कानून जो है उसको मानता है। आप एक सवाल है, अगर स्कूल में कोई लड़का लड़की और का कोई मैटर हो तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं, ठीक है जी। देखिए वही वाली बात जो अभी आया था कि भाई जब हम इकट्ठे रहते हैं तो जानते हैं, तो निसंदेह जब मनुष्य है तो वो जिंदा है, तो उसमें भाव हैं, और उसमें भावनाएं भी हैं, और उसमें
संजीदगियां भी हैं। तो अब मैं वही कह रहा हूँ कि मोटिवेशन की कमी रह जाती है, चाहे वो उनके माता पिता के स्तर पे है। आज का जो युग है ना सारा का सारा, मैं लास्ट जो बात कहना चाह रहा हूँ, एक डिबिया जो है ना, मैं दिखाता हूँ, ये जो डिबिया है ना, ये बॉम्ब है, मतलब एटम बॉम्ब से भी खतरनाक है और अच्छी भी है। अब आप कहोगे ऐसे कैसे, आपको पता है और अभी तो जैसे ऑनलाइन वाली बात है, और वो उसका इस्तेमाल चाकू से हम जैसे ऑपरेशन भी कर देते हैं ना, और किसी का कत्ल भी कर देते हैं, तो वही वाली बात है। तो मोटिवेट, दिशा देने की बात है बच्चे को, माँ बाप को भी मोटिवेट करने की जरूरत है, बच्चे को मोटिवेट करने की जरूरत है। देखो बच्चे हैं, वो बहक जाते हैं, वो बहक सकते हैं और बहकते हैं, लेकिन उनको समझाने वाले जो लोग हैं वो बच्चे नहीं हैं। अगर हम उनको एक अच्छी दिशा देते हैं, अच्छा उदाहरण देते हैं, है ना, और एक अच्छी सोच देते हैं, क्योंकि बच्चे का जो पहला कर्म जो है वो पढ़ाई है, उसके बाद फिर वो आगे का अपना करियर के बारे में सोचे, कोई आर्थिक आधार है ना, और उसका कोई मानसिक परिपक्वता आती है, वैचारिक परिपक्वता आती है, तो वो आगे सोचे इकट्ठा रहने के लिए, मतलब एक अट्रैक्शन वाली जो स्थिति है बच्चों में होती है, कॉमन सी बात है। तो उसको ऐसे ना ले कि पता नहीं क्या हो गया, है ना, तो उसको संवेदनशीलता से डील करते हुए दोनों को समझाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं फाइन आर्ट्स में पढ़ाता था डिपार्टमेंट में, तो बच्चे अपना काम फाड़ देते हैं भावुकों के। कोई पेट्रोल मतलब मिट्टी तेल पी गया, वहां पे हाथ धोने के लिए रखा हुआ है, कोई कहता है मैं, हाँ, तो आप सभी का धन्यवाद। और अगले जो वक्ता है मैडम जज साहिबा हमारे साथ हैं, तो मैं चाहूंगा कि डॉक्टर विक्रम जी उनका परिचय करवाएं। तो डॉक्टर विक्रम जी, धन्यवाद।